नमस्कार, कांठल की आवाज़ डिजिटल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम प्रतापगढ़ शहर के कैरियर कंसर्न के एमडी योगेश योगी के साथ में हैं। आपका कांठल की आवाज़ डिजिटल के स्पेशल पॉडकास्ट में आज आपको आमंत्रित किया गया। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। सर, किसी भी स्टूडेंट के लिए कैरियर गाइडेंस की ज़रूरत क्यों है? मनोज जी देखिए, करियर गाइडेंस की जो नीड है ना, बड़े शहरों में और मेट्रो सिटीज़ को अपन छोड़ दें, वहाँ पे तो लोग जो हैं वो बहुत अवेयर होते हैं। छोटे शहरों में या मैं रूरल एरियाज़ की बात करता हूँ तो वहाँ पे करियर गाइडेंस को लेकर के कोई जागरूकता नहीं है। अभी आप देखेंगे कि एजुकेशन को लेकर के तो बहुत अवेयरनेस है। हर बच्चा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, कोई भी फैमिली वाला, वो चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े, अच्छी शिक्षा ले। लेकिन करियर गाइडेंस को लेकर के अवेयरनेस अभी भी बिल्कुल नहीं है। करियर गाइडेंस की नीड को भी बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है, मैं हर प्लेटफॉर्म पे जा करके एक ही बात करता हूँ कि जब कभी आपको कानूनी सलाह लेनी होती है तो आप किसके पास जाते हैं? वकील के पास। वकील के पास। आपको कोई मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, घर परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है, आप किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास। इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर कुछ बात करनी होती है तो अपन किसको कंसल्ट करते हैं? सीए के पास। और तो और छोड़िए, अपने घर में कोई भी छोटा बड़ा फंक्शन होता है और मुहूर्त निकलवाना होता है तो आप किसको अप्रोच करते हो? पंडित के पास। तो जब आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन जो कि होता है करियर का, उस टाइम पे अपनी ये समझदारी जो है वो कहाँ चली जाती है? तब भी अपने को किसी न किसी करियर प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहिए ताकि वो अपनी पूरी नॉलेज और एक्सपीरियंस के साथ में अपने को बता पाए कि अपने लिए कौन सा करियर, कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा, उसमें कितना स्कोप है और बाकी सब चीज़ों के बारे में वो अपने को प्रॉपर प्लानिंग करके बता सकता है। कैरियर वाइज किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन कौन सा होता है? करियर वाइज सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होता है वो दो तरह के होते हैं मनोज जी। पहला होता है 10th के बाद, जब उसको सब्जेक्ट या स्ट्रीम सेलेक्शन करना होता है, और दूसरा होता है 12th के बाद में, जब वो कोई कोर्स सिलेक्शन करता है। 10th के बाद में जब आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं, तब अगर आप गलती से भी ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं तो हो सकता है कि आपको 12th के बाद मन चाहे कोर्स में एडमिशन लेने से आप चूक जाएं। इसलिए मेरा सजेशन यही है सभी स्टूडेंट्स को कि उनको करियर प्लानिंग के अकॉर्डिंग 12th के बाद जो कोर्स करना है उसी के अकॉर्डिंग उनको सब्जेक्ट या स्ट्रीम का सिलेक्शन करना चाहिए। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है 12th के बाद कोर्स सिलेक्शन का। कोर्स सिलेक्शन हर स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या मैं कहूँ कि अपने स्कोप के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के तहत, पूरी रिसर्च के तहत अपने डिसीजन को लेना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग किसी से भी इन्फ्लुएंस होकर के करियर डिसीजन ले लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। जैसे मैं बात करूं अगर अपने प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, तो अपने यहाँ पे करियर कैसे डिसाइड होता है? अपने यहाँ पे करियर डिसाइड होता है इस बात से कि मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरे घर पे बड़े लोगों ने क्या कर रखा है, या फिर परिचित में, या फिर टीचर से पूछते हैं, वो किसी से भी पूछते हैं मम्मी पापा क्या चाहते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूछना सबसे चाहिए, लेकिन डिसीजन लेते टाइम पे उनको खुद का इंटरेस्ट, खुद की स्किल, खुद की स्ट्रेंथ को लेकर के प्रायोरिटी पहले रखनी चाहिए। जी, के लिए स्टूडेंट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसी भी स्टूडेंट को अगर ये पता करना है कि उनके लिए कौन सा बेस्ट करियर ऑप्शन रहेगा, तो उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको 3 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहला होता है आपका इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, आप किस फील्ड में बहुत रुचि रखते हैं, कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप मन लगा करके बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि आपको इस फील्ड से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, बस आप मन लगा करके करते जाते हैं। तो जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, उसी फील्ड का कोर्स आपको चूज़ करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका स्कोप। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस कोर्स का स्कोप कितना है, आने वाले समय में कितना रहेगा, और साथ के साथ आप जिस जगह रहते हैं, जैसे बच्चे प्रतापगढ़ रहते हैं, उस जगह उस चीज़ का स्कोप निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, इन बातों का भी उनको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बजट का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अपन जानते हैं मनोज जी, अपन जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ कई सारे काश्तकार लोग भी रहते हैं, तो वहाँ पे कई बार लोग परेशान होकर के, या मैं कहूँ कि लोन लेकर के, ब्याज से पैसे लेकर के और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। पढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोझ लेकर के भी एजुकेशन करवाना अच्छी बात नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली। उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बच्चा जो होता है वो भी अंडर प्रेशर आ जाता है। और आपको पता है जैसी स्थितियाँ चल रही है, नौकरी कल के कल लग जाए वैसी स्थितियाँ नहीं हैं। तो अपने को बजट का भी ध्यान विशेष तौर पे रखना चाहिए। आपने एक बात कही सर, स्कोप वाली। स्कोप का ही तो लोगों को पता नहीं चलता है कि भाई किस क्षेत्र में कौन सा स्कोप है और कितना स्कोप है। इसके लिए क्या करना चाहिए? स्कोप पता करने के लिए हमें किसी न किसी प्रोफेशनल करियर एक्सपर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, क्योंकि वही अपने को बता पाएगा कि किस कोर्स के अंदर क्या स्कोप रहता है। मान लीजिए कोई नर्सिंग करना चाह रहा है, तो नर्सिंग में कितने तरह के कोर्स होते हैं।
डिप्लोमा कौन सा होता है, डिग्री कोर्स कौन सा होता है, सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा होता है, किस डिप्लोमा कोर्स करने से, किस डिग्री कोर्स करने से उनको किस तरह की नौकरी मिल सकती है, वो नौकरी गवर्नमेंट होगी या प्राइवेट सेक्टर की होगी, उसमें सैलरी पे स्किल क्या होता है, ये इन सब चीज़ों की प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद ही उसको वो कोर्स सिलेक्शन करना चाहिए। अमूमन ऐसा देखा गया है कि मैंने आपको बोला कि आपके बच्चे के लिए नर्सिंग अच्छा है और आपने उसका नर्सिंग में एडमिशन करवा दिया, तो ये तरीका जो है वो सही नहीं है मेरे हिसाब से। गवर्नमेंट जॉब को लेकर कंपटीशन इतना बढ़ गया है, लोग पढ़ाई भी करते हैं, तैयारी भी करते हैं, फिर भी नौकरी नहीं लग पा रहे हैं। आपके हिसाब से क्या कारण है इसका? मनोज जी, देखिए कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात शेयर करना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरी को लेकर के प्रॉपर प्लानिंग बच्चे नहीं कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि जैसे एसटीसी कोर्स होता है, तो एसटीसी कोर्स के बाद में आपको रीट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। एक एसटीसी स्टूडेंट जो है वो न तो एसटीसी के साथ रीट की तैयारी कर रहा है, वो न एसटीसी के बाद रीट की तैयारी करता है। वो रीट की तैयारी कब करता है? जब रीट की भर्ती निकलती है तब। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो बच्चे गलती कर रहे हैं वो ये यहाँ करते हैं कि वो भर्ती निकलने के बाद उसकी तैयारी शुरू करते हैं। कोई भी वैकेंसी निकलती है, बच्चा कोचिंग की तरफ भागता है। कोई भी वैकेंसी निकलती है, बच्चा लाइब्रेरी की तरफ भागता है। बुक्स, स्टडी मटेरियल भी वो उसी टाइम पे परचेस करता है। और किसी भी वैकेंसी के निकलने से लेके उसकी एग्ज़ाम होने तक मुश्किल से 4 से 6 महीने का टाइम मिलता है, और 4 से 6 महीने में सर उस लेवल की तैयारी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो फॉर्मेलिटी के लिए फिलअप कर रहे हैं, तैयारी उस लेवल की वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए मैं मानता हूँ, कई सारे लोग मानते हैं कि सरकारी नौकरी लगना मुश्किल है। आप भी मानते हैं ये बात? मैं मानता हूँ कि उतना मुश्किल नहीं है। और किस तरीके से नहीं है उसका मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला बना रखा है कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको फोकस करना पड़ेगा किस पे? सरकारी नौकरी की तैयारी के ऊपर। और सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है समय। आप जितना ज़्यादा समय देंगे उतनी ही अच्छी आपकी तैयारी होगी, और जिसकी सबसे अच्छी तैयारी होगी उसी की सरकारी नौकरी लगेगी। तो अब ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो बच्चों को समझना चाहिए। बच्चों के हाथ में वैकेंसी नहीं है, भर्तियां नहीं है, बच्चों के हाथ में तैयारी करना। तो वो तैयारियां करते रहें, वैकेंसी को जब आना होगा, भर्ती को जब आना होगा, वो तब आ जाएगी। सर, कई तरह की एग्ज़ाम होते हैं, कई तरह की तैयारी होती है। एक ऐसा कॉमन मतलब वो भी होता होगा ना कोर्स जो कि लगभग सभी तैयारियों में काम आ जाए, लगभग सभी एग्जाम में काम आ जाए। ऐसी कौन सी तैयारी की जाए ताकि बच्चे को अलग अलग पढ़ाई नहीं करनी पड़े? जैसे रीट के लिए अलग कर रहा है, कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, कोई पटवारी की कर रहा है, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। तो ऐसा कोई एक मतलब पर्टिकुलर ऐसा कोई एक सिलेबस या ऐसा कोई चीज़ नहीं आती जो कि सभी में कॉमन रूप से काम आ जाए? इसको लेकर के मैं कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे ऐसे गवर्नमेंट वैकेंसी का ऑलमोस्ट सिलेबस जो होता है वो 50 to 60% कॉमन होता है सर। जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो तकरीबन हर वैकेंसी में पूछे जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनानी चाहिए। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि मुझे पटवारी क्लियर करना है, मुझे एलडीसी क्लियर करना है, या मुझे कोई और कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना है। मुझे तैयारी करनी है सब्जेक्ट पे कमांड बनाने की दिशा। उससे क्या होता है, आपका अगर जीके क्लियर है तो वो ऑलमोस्ट हर वैकेंसी में आपको काम आ जाएगा। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चे देखते हैं कि अभी कौन सी वैकेंसी निकली है, वो उतना ही करते हैं। मान लीजिए अभी जैसे 12th सीईटी की बात आ रही है, अभी जितने भी 12th के बच्चे हैं वो सब सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। अब अगर वो उसकी जगह आरएस की तैयारी करें या फिर वो सब्जेक्ट पे कमांड बनाने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सब वैकेंसी में उनको काम आ जाएगा और उनका एक फाउंडेशन या मैं कहूँ कि एक बेस उनका क्लियर हो जाएगा। रही बात रिमेनिंग सिलेबस की जो कि भर्ती के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसकी प्रिपरेशन वो 4 से 6 महीने में इजी गोइंग कर सकता है। सर, बीएसटीसी का रिजल्ट कुछ ही दिन पहले आया है। ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिनके नंबर काफ़ी कम आए हैं, ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? तो मनोज जी, इसमें सबसे पहले तो बच्चे को बीएसटीसी एग्ज़ाम को समझना होगा। समझने के लिए मामला ये है कि पूरे राजस्थान के अंदर तकरीबन 370 कॉलेज होते हैं, और सीटों की अगर मैं बात करूं टोटल डीएलएड के अंदर, एसटीसी कोर्स के अंदर सीटें कितनी होती है तो वो भी 29,000 के आसपास होती है। वहीं अगर आप कंपटीशन की बात करें तो हर साल तकरीबन 5 से 6 लाख बच्चे जो हैं इस कोर्स में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि सीटें 29,000 के लगभग आसपास ही है। टोटल क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 600 मार्क्स का होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। इस रिजल्ट की एक और खासियत ये है कि इसमें पास या फेल होने वाला कोई सिस्टम नहीं है। मार्क्स आते हैं आपके 100 आए हैं, 400 आए हैं, 600 आए हैं।
तो बच्चों को इसमें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि क्या हमें काउंसलिंग करवानी चाहिए क्या, क्योंकि अगर आपके 200 नंबर भी होते हैं तो भी आप काउंसलिंग का फॉर्म भर सकते हैं। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है ये आपको बहुत सोच समझ के करना है। उसमें मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। आप लास्ट ईयर की आपकी कैटेगरी वाइज मेरिट देखिए कि एसटी हैं आप या एससी हैं या ओबीसी हैं, और उसमें लास्ट ईयर की मेरिट किस हिसाब से गई है। अगर उसके आसपास आपके नंबर हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए वेट करना चाहिए, काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो सर जो अदर स्टेट से ये जो एसटीसी की डिग्री वगैरह करके आते हैं, तो क्या सरकारी नौकरी में 100% वो डिग्री काम में आ जाती है, या मतलब उसकी समकक्ष रहती है, या उसका क्या सिस्टम रहता है? जी मनोज जी, कोर्स आप किसी भी स्टेट से करिए, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इस चीज़ को लेकर के भी बच्चे बहुत मिसगाइडेड हैं। बच्चों को लगता है कि हम कहीं किसी बाहरी राज्य से कोई पढ़ाई करेंगे तो शायद वो वैलिड ना हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर इंडिया के अंदर रहते हैं तो आप किसी भी स्टेट से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। बस ये कि उससे रिलेटेड जो एफिलेटेड काउंसिल है वो वहाँ से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर वो कोर्स मान्यता प्राप्त है तो आप उस कोर्स को करके आ सकते हैं, और वो अपने यहाँ की सरकारी नौकरी में उतना ही वैलिड है। एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा आपकी ऑडियंस के साथ में। जब कभी आप आउट ऑफ स्टेट से कोई पढ़ाई करके आते हैं तो नौकरी के टाइम पे आपको जो है ज्वाइनिंग लेट मिलेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वो आउट ऑफ स्टेट के बच्चों के लिए लेट होता है। ओके, ये बाकी वैलिड वो बराबर रहेगा। जैसे सर एसटीसी की इतनी हाई डिमांड है, सारे बच्चे एसटीसी के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ तक हम देखते हैं हर बच्चा चाहता है कि वो एसटीसी कर ले और जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए, तो उसके जो अपेक्षाकृत उसके परिणाम है उतने लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई कोर्स है जो एसटीसी के बजाय किया जा सकता है, जिससे लोगों को उससे नौकरी भी जल्दी मिल जाए और उनको फ़ायदा हो? बहुत अच्छा सवाल है मनोज जी आपका। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में लोग ये फोकस और ये प्रायोरिटी बीएड को लेकर के कर रहे थे। उसके बाद में आप ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक इंसान आया होगा जिसने एसटीसी की तरफ रास्ता किया होगा और उसकी जॉब लग गई होगी। उसके बाद में जैसे भी मतलब मैं कहूँ कि भेड़ चाल जो है वो एक तरीके से तो वो एसटीसी की तरफ हो गई। तो कहीं ना कहीं अभी पूरी अटेंशन राजस्थान के अंदर स्पेसिफिक अगर अपन बात करें और स्पेशली टीएसपी के अंदर अगर अपन बात करें तो एसटीसी हाईली डिमांडिंग कोर्स है। एक और कोर्स है जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा बच्चों को, जो बहुत अंडररेटेड है, अंडर एस्टिमेटेड है। वो कोर्स होता है डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन कोर्स सर। ये 1 ही साल का कोर्स है और इसके अंदर जो ग्रेड पे है आपका वो सेम आपको टीचर 3rd ग्रेड के बराबर मिलता है। आज आप 3rd ग्रेड टीचर बनेंगे तो आपको रीट की एग्जाम को क्वालिफाई करना है। रीट में भी पहले आप प्री पास करेंगे, फिर मेंस पास करेंगे, तब जाके आप टीचर बनेंगे। इसमें किसी तरह की कोई पात्रता परीक्षा नहीं है, ना तो रीट है ना सीईटी है। इसमें सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। अगर आप उस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो आप डायरेक्ट लाइब्रेरियन बन जाते हैं। कॉस्टिंग भी कम है इसकी। फीस जो है अमूमन 8,000 से लेकर के 25,000 30,000 तक अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग फीस रहती है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि इस कोर्स को भी उतनी ही प्रायोरिटी से करना चाहिए। ये बहुत अंडररेटेड है। बस सर इसका अगर सैलरी की बात करें तो हो सकता है कि एसटीसी में वाले को ज़्यादा मिलती हो, लाइब्रेरी वाले को कम मिलती है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, सेम ग्रेड पे 3600। ओके। 3rd ग्रेड टीचर का जो ग्रेड पे है वो 3600 है, और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का जो ग्रेड पे है वो भी 3600 है। अभी आप 2nd ग्रेड टीचर की बात करेंगे, उनका 4200 ग्रेड पे होता है। अगर आप इसमें भी डिग्री कोर्स करते हैं बीलिप, जो कि होता है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, उसका भी ग्रेड पे 4200 ही है। तो बहुत ही बेहतर विकल्प आपने बताया है, क्योंकि जिस तरह से लोग एसटीसी के पीछे भाग रहे हैं, अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो एक विकल्प के तौर पे लाइब्रेरियन का कोर्स भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको लाइब्रेरी के बारे में बता रहा हूँ, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, कि जितना कंपटीशन आपको एसटीसी में फेस करना होता है, लाइक आपको एडमिशन में भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं रीट में सिलेक्शन लेना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। ऐसे में लाइब्रेरी जैसा जो कोर्स है, क्योंकि इसमें जानकारी जो है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में, बल्कि शहरी क्षेत्रों में बहुत एजुकेटेड लोग भी इस कोर्स के बारे में उतना नहीं जानते हैं। तो इसमें कंपटीशन मैं ऐसे नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं है, पर काफ़ी हद तक ना के बराबर है। तो जो मेहनत आप एसटीसी में करते हैं, अगर उसी मेहनत के साथ आप लाइब्रेरी कोर्स करते हैं और लाइब्रेरी के एग्जाम को फाइट करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हद तक चांस होंगे कि आपके इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो ये थे हमारे साथ में कैरियर कंसर्न के एमडी योगेश योगी, जिन्होंने कैरियर को लेकर तमाम हमारे सवालों का जवाब दिया है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं कैरियर संबंधी, यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप यहाँ पर आए। जो कैरियर कंसर्न का जो एड्रेस है वो मैं आपको डिस्प्ले में दे रहा हूँ, और यदि आपको कोई भी जानकारी चाहिए अपने कैरियर से संबंधित, तो एक बार यहाँ जरूर विजिट करें, और दिए गए नंबर पर भी आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। काटल के बाद